rkbp.com और मैं हूं निखिल। रखवाले के पिछले एपिसोड में हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के उस बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत से काम नहीं बना तो लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारत के पास मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं। ये मिलिट्री ऑप्शंस क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस पर बहस चल ही रही थी। तभी 31 अगस्त को सेना की तरफ से एक बयान आ गया। सेना ने कहा कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीन की सेना ने पूर्व में स्थापित सहमति का उल्लंघन किया। भारत के सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया। हम पैंगोंग त्सो झील की बात कर रहे हैं। इस कार्रवाई में कौन शामिल था, इस बारे में सेना ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई सूत्रों का दावा है कि इस कार्रवाई में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि एसएसएफ की विकास टुकड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसे प्रीएम्प्टिव एक्शन कहा गया। ताजा अपडेट ये है कि रेजांगला से लेकर ब्लैक टॉप, गोरखा हिल और मगर हिल पर भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तकरीबन 30 चोटियों की एक लंबी सूची है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे खुद लद्दाख पहुंचे हैं और उन्होंने अग्रिम चौकियों का जायजा भी लिया है। इस घटना के बाद से चीन के व्यवहार में आई तब्दीली का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जो चीन पैंगोंग त्सो पर डिस्कस ही नहीं करना चाहता था वो अब तक के ब्रिगेडियर स्तर की 5 बैठकों में हिस्सा ले चुका है। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे की मुलाकात होने की संभावनाएं प्रबल है। जब ये रखवाले शूट हो रहा है 4 सितंबर की शाम को, तब मेरे ख्याल वो मिल भी रहे होंगे। तो आखिर 29 और 30 अगस्त को क्या हुआ था? क्या भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है? अगर ऐसा है तो इस पहलकदमी से हम चीन को उन सभी जगहों पे पीछे धकेल पाएंगे क्या जहां जहां उसने पिछले 3 महीनों से अतिक्रमण किया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सेना के वो कौन से स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे चीन से निपटने के लिए नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का हिस्सा बताया जा रहा है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संदीप पुनिथ मौजूद हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। धन्यवाद निखिल। संदीप, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं इस बार के रखवाले में, इसीलिए हमने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। हमने कोई सुर्खियां नहीं रखी हैं, हम एट लेंथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या हुआ है। बहुत सारा जार्गन, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी फ्लोट कर रही है, लेकिन हम पहले आपकी जानकारी क्या है कि 29 और 30 तारीख को आखिर क्या हुआ था पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर, जहां जो कि अब तक के शांत था, अब तक जो सारी एक्टिविटी हम देख रहे थे वो उत्तर में थी, अचानक वहां क्या हुआ? निखिल, जहां तक कि हमारी जानकारी है 29 के रात को चाइनीज फोर्सेस ने एक एक्शन किया इस रिज को ऑक्यूपाई करने के लिए। भारतीय सेनाओं ने उनको डिटेक्ट किया और उन्हें फौरन वहां पहुंच गए, प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया और उनको वहां से धकेल दिया और भगा दिया और फिर वो चोटियां ऑक्यूपाई कर लिया उनको। और ये जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया बहुत ही सेंसिटिव एक जगह है। जैसे आप जानते हैं वो मोल्डो चुशुल जो बॉर्डर पॉइंट है, जो जहां मीटिंग्स होते हैं वो वहीं पर है, नहीं है। हमारी जो एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है चुशुल, वो भी वहीं पर है। और रेजांगला जो जहां पर 1962 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल हुआ था, जहां पर हमारी एक सेना की जो टुकड़ी थी, एक कंपनी, पूरी कंपनी मारते मारते मर गए। जैसे मेजर शैतान सिंह, बिल्कुल, मेजर शैतान सिंह ने इस कंपनी को लीड किया 1962 वॉर में, और सारे उनकी जो पूरी कंपनी है शहीद हो गई। और बहुत सारे हमें सुनने में आया, बहुत सारे चीनी फोर्सेस को उन्होंने मार गिराया वहीं पर। तो ये जो एरिया है चुशुल बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है जो पैंगोंग त्सो के साउथ में पड़ते हैं। ये एक मैप है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो बूमरैंग शेप है, एल शेप जो है, ये पैंगोंग त्सो है। और ये जो लेक है स्पंगूर लेक है। ये पैंगोंग त्सो की जो आप जानते हैं जैसे हाफ इंडिया में है और हाफ चीन में है। स्पंगूर जो है पूरी तरह हमारे ये चाइना की तरफ है। और ये जो एरिया जहां पे हम ये 29 और 30 की जो झड़प हुई है, ये यहाँ पर एक इस तरह की एक मैसिव है, जो एक मतलब मैसिव जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जो है, रिजेस है, पूरी यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई की है। इंडियन स्पेशल यूनिट्स ने इन चोटियों पे, जैसे आपने कहा, मगर हिल, गोरखा, गुरुंग टॉप वगैरह, ब्लैक टॉप, हेलमेट, ये सब यहीं पर पड़ते हैं। तो जब इन्होंने कहा है कि ये चाइना ने पहले इस पे मूव किया, उसके जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने इस पे मूव करके ऑक्यूपाई किया ये पोजीशन, ताकि वो अपना मतलब
एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन न बढ़ा पाए। और ये महत्वपूर्ण बात ये है निखिल इससे कि यहाँ से सारे जो रिजेस हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की तरफ आप चीन के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारे मतलब 14,000 15,000 फुट के ऊंचाई पे हैं और सीधा आप चाइनीज बेसिस के अंदर देख सकते हैं। जैसे उनकी एक बहुत ही एक अहम बेस है, वह मोल्डो एक बेस है जहां से वो पूरा कंट्रोल करते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं सारे जो पॉइंट्स हैं आप ऑब्जर्व करते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि एक उनकी एक कैमरा जो थी एक हिल पे, हमारे फोर्सेस ने उसको डिसमेंटल किया है। ये सारे जो एरियाज है, ये सारे हाइट्स जो है, ये हमारे एलओसी के परसेप्शन में पड़ते हैं। जैसे कि चाइना कहती है कि हमने ये जो सारे एरियाज ऑक्यूपाई किए, फिंगर 4 वगैरह सब हमारे एरिया ऑफ परसेप्शन। भारतीय सेना भी कह रही है ये देखिए ये सारे जो एरियाज हैं ये हमारे एरिया ऑफ परसेप्शन में हमने ऑक्यूपाई किया। अब इसकी क्या महत्वपूर्णता है, ये पिछले एपिसोड में हम जब बात कर रहे थे मिलिट्री ऑप्शंस के बारे में, तब हमारे हाथ में कोई ताश के कुछ पत्ते नहीं थे। बिल्कुल चाइना डोमिनेटेड पोजीशन पे थी, एक फिंगर 4 या देप्सांग वगैरह एरियाज में उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। लेकिन अब एक हफ्ते के अंदर पूरे में जब जैसे कहते हैं कि पूरा मामला जो है फुल 180 डिग्रीज चेंज हो गया। सडनली हमारे पास नेगोशिएटिंग ये चिप्स हैं जिससे हम बार्गेन कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी की एक ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में एक फ्रेज है जिसको कहते हैं क्विड प्रो को। इसका हिंदी अनुवाद मुझे पता नहीं, लेकिन ये टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं। एक हाथ से दो, अगर उसको एक हाथ से दो, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। तो मुझे लगता है जहां तक कि अभी टॉक्स होंगे, आगे चल के और भी टॉक्स होंगे ब्रिगेडियर लेवल पे, शायद ऊपर मेजर जनरल लेवल के भी होंगे। इन टॉक्स में ये लेन देन की बातें होगी। इंडियन आर्मी कहेगी देखिए आप जो फिंगर 4 तक आ गए आप पीछे हट जाइए, और हम भी इन सारे जो एरिया से हम पीछे हट जाएंगे। यदि चाइना ने वापस नहीं गए तो हम इसको ऑक्यूपाई करते रहेंगे विंटर तक। और यहाँ जहां तक कि मुझे बताया गया ये हाइट्स इस तरह के हैं जिसपे से किसी को आप आसानी से डिसलॉज नहीं कर पाएंगे। बिना फायरिंग या बिना ऑफेंसिव एक्शन के आप किसी को यहां से हटा नहीं सकते हैं। तो एक तरह से भारतीय फौज जो है एक मजबूत स्थिति में है पूरी साउथ पेंगोंग त्सो लेक पे। जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे फिंगर 4 फिंगर 8 एरिया पे, अब जो है जो मामला पूरा जो फोकस है साउदर्न पेंगोंग त्सो एरिया, ये जो चुशुल मोल्डो एरिया, वहां पे फोकस हो गया है। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। शायद मैं मानता हूं ये चाइना के मई 5 के बाद और गलवान क्लैश जो जून में हुआ उसके बाद शायद ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। और इसके हमें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंस होगा टॉक्स में। निखिल, संदीप, हम पिछले बार जब उन पॉसिबल मतलब चीजों की बात कर रहे थे कि भारत क्या क्या कर सकता है, वो कौन कौन से मिलिट्री ऑप्शंस हो सकते हैं, तब हमने ये बात की थी कि थिएटर स्पेसिफिक होगा या उसी थिएटर में होगा या दूसरे थिएटर्स में होगा, और हमने 3 या और 4 ऑप्शंस वहां डिस्कस किए थे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हमने साउथ पेंगोंग त्सो को क्यों चुना होगा? जैसे एक वजह तो हम जानते हैं कि वो जो सदर्न बैंक्स है हमारी काफी स्टर्डी प्रेजेंस है इंडियन आर्मी की, बहुत पहले से हिस्टोरिकली हम लोग वहां पे डिप्लॉयड रहे हैं, फॉरवर्ड डिप्लॉयड नहीं रहे, लेकिन हमारे पास नंबर्स है वहां पे। क्या इसके अलावा भी जो चॉइस ऑफ थिएटर और चॉइस ऑफ टारगेट था उसको आप कैसे देखते हैं? निखिल, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया बड़े डिटेल में कि हमारे क्या ऑप्शंस है, और ये सारे ऑप्शंस जो उन्होंने एक्सरसाइज किया अभी, वो उनमें से एक उन्होंने किया विद इन थिएटर जो QPQ वाला जो ऑप्शन है वही एक्सरसाइज किया। चाइना ने हमें एक्चुअली एक रीजन दिया है ये मूव करने के लिए, और ये हमने पूरी तरह एक्सरसाइज किया है। और ये रीजन इस जगह को चुनने का ये है कि यहाँ एक्चुअली एक स्पांगुर गैप करके एक एरिया है, एक काफी वाइड माउंटेन्स के बीच में से एक फ्लैट लैंड है जहां से आप टैंक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। और चाइनीज साइड पे टैंक्स डिप्लॉयड है, हमारी तरफ भी डिप्लॉयड है। और एक दूसरी बात जो है, ये सारे जो हाइट्स है स्पांगुर गैप को ओवरलुक करते हैं,
और जैसे मैंने कहा पहले कि चाइनीज पोजीशंस को ओवरलुक करते हैं। और ये अगर युद्ध हुआ, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसे कुछ एक्शन या कुछ हुआ, ये जो हाइट्स की जो पोजीशंस है, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में हाइट्स ऑक्यूपाई करके हमारे रोड्स को और बेसिस को टारगेट किया, बिल्कुल उसी तरह ये जो पोस्ट हमने ऑक्यूपाई किए उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। जो स्पेशल यूनिट्स वहां पे बैठे हैं वो फायर डायरेक्ट कर आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कर सकते हैं, स्नाइपिंग कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग या डिटेक्शन का ये करते हैं। क्योंकि जहां तक कि हमें बताया गया है बहुत सारा इक्विपमेंट भी गया है ऊपर, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट गया है, रेडार डिटेक्शन इक्विपमेंट। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह की इक्विपमेंट गया होगा ऊपर, जिससे हम चाइनीज फोर्सेस को डिटेक्ट करते रहेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे। तो इससे मतलब ये जो है कि अगर वो किसी तरह का कुछ और अटेम्प्ट करें ये एलएसी बदलने का या कुछ और हाइट्स ऑक्यूपाई करने का, हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल सकता है इनसे। संदीप, हमने जितने रखवाले, कई सारे, जब से रीलॉन्च हुआ है रखवाले का, तब से हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। और शुरुआती एपिसोड्स में हमने इस तरह की बात हो रखी है कि जिस तरह की कार्रवाई चीन ने की है, जिस तरह का अतिक्रमण चीन ने किया है, उसने हमें एक वजह दी है कि जहां हमारी स्थिति मजबूत हो, हम भी वहां जाकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा है। चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, पीएलए, सब ने अपने स्टेटमेंट्स में ये एलिगेशन हम पे लगाया है कि हमने एलएसी को ओवरस्टेप किया है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया ने ऐसे ऑपरेशंस भी किए हैं जो एलएसी के बियॉन्ड थे? क्योंकि काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, कोई टिबेट को फ्री कर रहा है, कोई शंघाई तक पहुंच रहा है। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि कितना एडवेंचर और कितना रिस्क आर्मी ने इसमें लिया है, जो अभी कार्रवाई हुई है 29 और 30। निखिल, जहां तक कि हमारी जानकारी है, ऐसे कोई एलएसी क्रॉस करने की कोई प्लान्स नहीं। ये सारे जो हाइट्स हैं हमारे, जैसे मैंने कहा, एक किलोमीटर 2 किलोमीटर के डेप्थ में ही हमने बेसिकली फॉरवर्ड मूव करके वो हाइट्स ऑक्यूपाई किए, जो कि हमको बहुत पहले करने चाहिए थे। लेकिन शायद वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जो माया रची थी चाइना ने इतने सालों से कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप हट नहीं बना सकते हो, आप वहां पे नहीं बैठ सकते हो, आप यहाँ टेंट नहीं लगा सकते हो। अब जो है ये रूल्स ऑफ द गेम जो है पूरी तरह से चेंज हो गया, और इससे ये 29 और 30 की जो घटनाएं हुई हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हमने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए और हम अब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बिना वायलेंस किए या बिना गोली चलाए जो भी हमें लगता है कि हमको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले, जिससे हम वो करेंगे। और बिल्कुल ठीक उसी तरह से उन्होंने प्रोसीड किया है इस वेरी वाइटल एरिया में। संदीप, आपने भी कहा, और इससे पहले दोनों जो सेनाएं हैं, चीन की सेना और भारत की सेना, दोनों ने अपने अपने सूत्रों के हवाले से कहलवाया है, और चीनी सरकार ने भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि किसी भारतीय सैनिक की वहां पे मौत हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन को काफी डिस्कस किया जा रहा है, बिकॉज गार्डियन ने तो पब्लिश ही कर दिया है, उस तरह से इंडिया में भी कई न्यूज आउटलेट्स हैं जिनका दावा है, और जो टिबेटन सोशल प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी इस बात पर खूब जोर दिया है कि जो उस दिन की कार्रवाई थी वो पूरी तरह ये नहीं हुआ कि वहां पे जितने लोग गए थे वो सब वापस आए। एक जवान का नाम लिया जा रहा है, कंपनी लीडर नीमा तेंजिन उनका नाम बताया जा रहा है, 51 साल के वो थे, एसएसएफ, और उनकी मौत की खबर है लैंडमाइन ब्लास्ट से। अभी तक के सेना ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। आपकी क्या जानकारी है? उस दिन क्या किसी भारतीय सैनिक की वहां जान गई, कोई जख्मी हुआ जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं? हाँ निखिल, बिल्कुल सही हुआ। ये जो डिस्क्रिप्शन हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ये इन्होंने उसी एरिया में एक लैंडमाइन था, 1962 वॉर का जो लैंडमाइन था। अक्सर बहुत सारे ऐसे लैंडमाइन जब आप बिछाते हो, ये बारूदी सुरंग जो बिछाते रहते हैं आप, वो कई कारणवश स्नो या ड्रिफ्ट हो जाते हैं माइनफील्ड। बहुत ही डेंजरस एक चीज है, और हो सकता है वो उन्होंने इसी एक माइन पे वो स्टेप करके वो शहीद हो गए। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो एसएफएफ के जवान थे, कंपनी लीडर थे, और उनके साथ एक और साथी उनके बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। और एक दूसरी बात जो है निखिल,
इंडिया में जो है आप कैजुअलिटीज नहीं छुपा सकते हो। ये एक बहुत एक बड़ी एक स्ट्रेंथ है हमारी डेमोक्रेसी की। जैसे पाकिस्तान में हो या चाइना में हो, कितने भी कैजुअलिटीज हो जाए, आप उनको दबा के रख सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं। पाकिस्तान को 10 साल लगे कारगिल युद्ध के बाद ये सिर्फ एक लिस्ट निकालने की कि उनके कितने जवान शहीद हो गए, और वो भी बहुत 10 साल के बाद, और वो भी वो लिस्ट उन्होंने फौरन हटा दिया। और तो इसीलिए इंडिया में ये जो है, जो डेथ्स होते हैं फौरन हमें पता चल जाता है। और एक कंपनी लीडर तेंजिन के जो बहुत दुखदपूर्ण डेथ हुआ उसी ऑपरेशन में, 31 को ही हमने कंफर्म किया था ये कि उनकी मौत हो गई इस ऑपरेशन में। और तभी हमें पता लगा कि एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो एक बहुत ही एक खुफिया फोर्स जो है, तिब्बती फोर्स जो है, स्पेशल फोर्स है, उनको डिप्लॉय किया गया था उन थिएटर में। लेकिन इसके आगे हमें कोई और कंफर्मेशन नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ऑपरेशनल एरिया है और सेना मतलब कंफर्म नहीं करेगी या डिनाई भी नहीं करेगी कि ऐसे कुछ हुआ था। ये भी बात है कि उन्होंने डिनाई भी, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है। उन्होंने डिनाई नहीं किया। इनफैक्ट नीमा तेंजिन, कंपनी लीडर नीमा तेंजिन का अंतिम संस्कार होने वाला है जी अगले हफ्ते साथ में, और लोग अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं, टीम रखवाले भी देती है। संदीप, हम अब उस मुद्दे पर आना चाहते हैं जिसके लिए हमने इस बार सारी सुर्खियां हटाई हैं। एक ऐसी कोवर्ट यूनिट का नाम, कम से कम मैं अपने जीवन काल में पहली बार ओपनली जिसका नाम लिया जा रहा है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। नीमा तेंजिन उसी फोर्स के ही उसी फोर्स में कंपनी लीडर थे। उस फोर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। उस फोर्स ने कैजुअलिटीज भी सफर की हैं, और उस फोर्स ने वहां पे की हाइट्स को भी कैप्चर किया है। हम उस ऑपरेशन में इस फोर्स की क्या भूमिका थी उस पर जरूर आएंगे, लेकिन पहले समझना चाहते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम लेना इतना हिंदुस्तान में मना क्यों है? इस फोर्स की कल्पना कब की गई थी और ये फोर्स कैसे काम करती है? लेकिन ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है एक स्पेशल फोर्स है, स्पेशल यूनिट है, एक सीक्रेट आर्मी की तरह रेस किया गया इसे, एक बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1962 वॉर के बाद। जैसे 14 नवंबर 1962 को इसको रेस किया गया, जबकि सीज फायर के कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले उन्होंने इसको रेस किया था गिरिल्ला ऑपरेशंस के लिए उनको, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार को ऐसे लग रहा था कि पूरी नॉर्थ ईस्ट पे चीन का कब्जा हो जाएगा। तो फिर हम कैसे युद्ध जारी रखें, कैसे हम गिरिल्ला फोर्सेस को एक्टिव रखें बिहाइंड द एनिमी लाइंस। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने बिहाइंड एनिमी लाइंस किया था, बर्मा में काफी सारे ऑपरेशंस किए, यूरोप में काफी सारे ऑपरेशंस किए। तो बिल्कुल इसी तरह इंडियन आर्मी, इंडियन एक्चुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसका फॉर्मेशन किया था, आईबी ने, क्योंकि उस वक्त रॉ नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन की उन्होंने 1963 में, जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी, डायरेक्टरेट जनरल सिक्योरिटी, डीजीएस। और ये डीजीएस के जो बॉस थे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्सटर्नल डिवीजन से आए, और आरएन काओ, रामनाथ काओ जो है उनके, वो भी डीजीएस के चीफ रहे। तो ये डीजीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल हट के एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्होंने इसकी फॉर्मेशन गठन किया था, जिसके नीचे 3 विंग्स थे। और एक ग्राफिक भी है जो हम दिखाएंगे इस पे कि रॉ और डीजीएस के दोनों में क्या फर्क है। तो डीजीएस के 3 आर्म्स जो हैं, पहला जो है एक एविएशन रिसर्च सेंटर है, जो एक मिनी एयरफोर्स है, जिसमें पूरे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, स्पाई प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर है, जिसको किसी अनडिक्लेयर्ड एक एयरफोर्स है। दूसरा जो है एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 6 बटालियन है इसके। और पहले जो 1962 में इसकी फॉर्मेशन की उन्होंने, वो सारे जो तिब्बती भाग आए थे तिब्बत से और इंडिया में बस गए थे, दलाई लामा के साथ जो आए थे, उनके जो सारे फाइटिंग फॉर्मेशंस जो थे, जो चीन के साथ लड़ाई कर रहे थे उस 1950s में, बहुत सारे ऐसे तिब्बती गिरिल्लाज आके हमारे कलिम्पोंग में, दार्जिलिंग में बस गए थे। तो 62 वॉर में ये इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जाके इनको रिक्रूट किया एक नए फोर्स में कि
हमें एक 5 या 6 हजार की एक गेरिल्ला आर्मी तैयार करनी है कि अगर हो सकता है चीन के मतलब तिब्बत में जाके आपको लड़ाई करनी हो, तो उस वक्त काफी मोराल हाई था उनका वगैरह। और जो तीसरा जो विंग है इसका स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो है, जिसको हाल ही में मतलब 10-15 साल पहले निकाल कर होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। वो अब एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो गया, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल जो है। तो अब जो है डीजीएस के अंदर ये दो विंग है, बहुत ही अहम है। एक एआरसी है और दूसरी जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। और पहले जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो तिब्बत में गिरिल्ला ऑपरेशंस करना, वो सब हट के अब बिल्कुल एक स्पेशल यूनिट की तरह है। जैसे उन्होंने यूज किया है पहली बार लद्दाख में एलएसी, उस एक स्पेशल कमांडो यूनिट की तरह उन्होंने इसको डिप्लॉय किया है। और इसको सीक्रेट रखने का की वजह ये है कि ये काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव है निखिल। अब देखिए इनके जो सारे जो सोल्जर्स हैं इसके, ये टिबेटन ओरिजिन्स हैं, ये तिब्बत से नहीं आए, मतलब उनके पूर्वज आए थे वहां से। ये सारे जो हैं इंडियन सिटीजन हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, लेकिन वो एथनिक टिबेटन्स हैं। मतलब 2 या 3 जनरेशंस यहीं पे इंडिया में रहते आए हैं, और कूर्ग से रिक्रूट होते हैं, दार्जिलिंग से, कलिम्पोंग से, हिमाचल और लद्दाख से। तो ये जो ये फोर्स जो है, अब जैसे वो जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन इसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते आ रहे हैं पिछले 50-55 साल से। और ये एक्चुअली जब कंपनी लीडर तेंजिन की जो शहादत हुई, तब हमें एक्चुअली सरप्राइज हुआ कि देखिए एसएफएफ को डिप्लॉय किया है, तो बहुत बड़ा सिग्नलिंग किया है गवर्नमेंट ने चीन को। क्योंकि जहां तक कि हमें पता है 1970s के बाद एसएफएफ को बॉर्डर से दूर रखा गया है, खास करके चाइनीज बॉर्डर से। क्योंकि ऐसे बताया गया है कि कुछ सारे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पे एसएफएफ ने क्रॉस किया, मतलब जोश में आके कुछ अनसैंक्शनड ऑपरेशंस कैरी आउट कर दिए, जिससे काफी सारी जो एम्बैरेसमेंट हुई भारत सरकार को। और उन्होंने कह दिया कि देखिए हमें इनको बॉर्डर से दूर रखना चाहिए, लद्दाख बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर से दूर रखना चाहिए। और ये आते आते अब इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया कि देखिए हम उनको चाइना बॉर्डर के पास ही नहीं ले आना है, क्योंकि हमारी जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स जो है चाइना के साथ, शायद अगर वो वहां आ गए तो चाइना बहुत बिल्कुल मुद्दा है तिब्बत का आज भी। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि आप मतलब टिबेटन्स को यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ, इस तरह के सारे जो ये हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने पहले कहा कि सारे जो रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट चेंज हो गए हैं, नए रूल्स बना रहे हैं। और जो भी फोर्स भारत सरकार को लगता है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी एक स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे, या वो उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। जैसे एसएफएफ जो है उनकी, मैंने काफी इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात किया है कि इनकी क्या खासियत है, इन ट्रूप्स की जो टिबेटन है, इंडिया में है, क्या फर्क है इनमें और इंडियन ट्रूप्स में, इंडियन स्पेशल फोर्सेस में। उनको वो काफी बहुत ही, हम भी रिक्रूट करते हैं, हमारे पास भी गोरखास हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो गोरखास जो हमारे गोरखास हैं, ये इन यूनिट्स में ज्यादातर टिबेटन्स ही रिक्रूट होते हैं, एथनिक टिबेटन्स। जैसे मैं कह रहा था, दो सेकंड या थर्ड जनरेशन टिबेटन्स हैं। और सोल्जर्स सारे टिबेटन्स हैं, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं, जिनके ये 6 बटालियंस के जो ऑफिसर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स, और यूनिट में 4-5 ऑफिसर्स, वो सारे जो हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं। पहले हुआ करता था कि ऐसे टिबेटन ऑफिसर्स भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल तक वो राइज करते थे। लेकिन रिसेंटली काफी, मतलब मैं 20-30 साल की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ही हैं वहां पर। और वो काफी प्रशंसा करते हैं इन सोल्जर्स की। जो एक तो जो है उनमें मोराल बहुत हाई है, जोश जोश बहुत है, वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और ये इनकी बहुत हाई आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो है वो बहुत हाई है, बहुत इंटेलिजेंट है, काफी सारे लैंग्वेजेस बात कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी तो है ही, और उसके अलावा मतलब तिब्बती भाषा भी बात करते हैं, और कुछ ट्रूप्स ऐसे भी चाइनीज भाषा भी बात कर लेते हैं। और लोकल लैंग्वेज जो समझिए, अगर आप कूर्ग के हैं तो वो कन्नड़ा बात कर लेता है, अगर दार्जिलिंग से है तो गोरखाली बात करते हैं। और ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रूप्स है। उनको
वेरी वाइजली यूज किया जाना चाहिए, वो ऐसे कहते हैं। और दूसरी बात जो है ये यूनिट के बारे में कि एक बहुत ही एक यूनिक यूनिट है कि इनकी जो रैंक स्ट्रक्चर्स, यूनिट फ्लैग्स, रेजिमेंट फ्लैग्स वगैरह सारा जो है वो बिल्कुल टिबेटियन आर्मी में जैसे थे 50s के पहले, 1950 के पहले जो थी जो टिबेटियन आर्मी, बिल्कुल उसी पे मॉडल है। तो इनमें और इंडियन आर्मी के रैंक्स में इक्विवेलेंट रैंक्स हैं, पर बहुत ही अलग से एक जैसे कि कंपनी लीडर न्यामा तेंजिंग जो थे कंपनी लीडर हैं, वो टू एक लांस नायक के इक्विवेलेंट, सार्जेंट के इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह के अलग अलग यूनिट्स हैं और उन्होंने इनको अलग से रखा है इंडियन आर्मी। अगर डिप्लॉय भी होते हैं किसी बॉर्डर इलाके में, उनको अलग से रखा जाता है। इंडियन आर्मी यूनिट के पास उनको अलाउ नहीं करते हैं मिक्स करने में या इस तरह के। और जहां तक कि उनकी जो कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट है, उनको 2 बार यूज किए ऑपरेशंस में। 1971 वॉर युद्ध में उनको यूज किया गया है। आपका जो क्लॉड आर्पी के साथ आपका इंटरव्यू है और आपकी किताब जी ऑपरेशन एक्स, जी तो हम ऑपरेशन एक्स के हवाले से भी और क्लॉड आर्पी से जो आपकी बात हुई है उसके हवाले से भी ये जानना चाहते हैं कि आज से सबसे सेलिब्रेटेड जो उनका दखल रहा है किसी भी इंडियन ऑपरेशन में, वो बांग्लादेश के लिबरेशन में ही था। जी क्या जरूरत महसूस की गई थी जब एसएसएफ को डिप्लॉय किया गया? मतलब ये काफी था कि जो इंटेंडेड एनिमी है उससे आप दूर रखते हो, लेकिन आपने पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। किस तरह के ऑपरेशंस होते थे संदीप, और क्या अचीवमेंट्स रहे विकास बटालियंस जो थी उनके? तो 1971 वॉर जो है निखिल, आरएनएडब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ था 1968 में। और उनका सबसे आज तक का सबसे सक्सेसफुल जो ऑपरेशन है वो ईस्ट पाकिस्तान वाला है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, पेनिट्रेट किया, काफी सारा इंटेलिजेंस उन्होंने गैदर किया और बहुत सारे गिरिल्लास को भी ट्रेन किया उन्होंने। जैसे कि मुक्ति बाहिनी गिरिल्लास की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा हाथ था उनका। और जैसे आरएन काओ, जैसे मैंने कहा था, वो डीजीएस के जो हेड थे, जिसके अंदर एसएफएफ आती है। और 71 में तो डीजीएस और आरएनडब्ल्यू बहुत क्लोजली वर्क कर रहे थे, बहुत क्लोज कोऑपरेशन में थी। तो उन्होंने डिप्लॉय किया उनको चिटागोंग में, और चिटागोंग खास करके चिटागोंग हिल ट्रैक्स में। ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एरिया है जो जहां पर एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान है और तीसरी तरफ है म्यांमार है। तो इस एरिया में पाकिस्तानी आईएसआई जो है उस वक्त भी इंडियन गिरिल्लास को ट्रेन कर रही थी। मीजोस, मणिपुरीज, नागास वहीं पे इनको ट्रेन करे। तो हमने एक्चुअली इनको इन्फिल्ट्रेट किया, एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आरएनडब्ल्यू ने इन्फिल्ट्रेट किया कि ये पाकिस्तान आर्मी की जो एस्केप रूट्स हैं उसको ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि जैसे इंडियन आर्मी क्लोज कर रही थी दिसंबर 1971, बहुत सारे पाकिस्तानी फौज भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे, बाय लैंड, बाय एयर, बाय सी। तो ये जो लैंड रूट्स है उन्होंने पूरी तरह से इनको ब्लॉकेड किया था और एक पूरे पाकिस्तानी ब्रिगेड को उन्होंने टाई डाउन किया गिरिल्ला ऑपरेशंस में। ये एक्चुअली रेगुलर आर्मी यूनिट्स की तरह नहीं है, बटालियन की तरह नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट वेपन्स नहीं है, कोई हैवी वेपन्स नहीं है। ये जो है लाइट इन्फेंट्री की तरह गिरिल्ला यूनिट है जो बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करते हैं। और उस वक्त तो बहुत ही ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। बिल्कुल, तो बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेट करते हैं, वो उसमें बहुत माहिर है वो। तो जब ऐसी एक फौज थी उनके पास, तो रॉ ने सोचा, डीजीएस ने सोचा कि क्यों ना हम इसे यूटिलाइज करें। तो देखते हैं अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो फिर क्या फायदा इनको रखने का। पर ये दूसरी जो इससे जो एक डिबेट शुरू हुई एक्चुअली टिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल में, कि देखिए हमारी जो ये फौज आपने खड़ी की है, ये इनका जो एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है चाइना है, लेकिन आप तो पाकिस्तान के खिलाफ इनको डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे 71 में किया था और उसके बाद कारगिल में भी 1999 में किया था। तो इससे कुछ एक विवाद खड़ा हुआ था और जिसकी वजह से उन्होंने उनको एक्चुअली विड्रॉ किया था एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन से कारगिल में। उनको इनिशियली डिप्लॉय किया था जून में, और फिर कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि उनको टिबेटियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर हमारे जो नेटिव टिबेटियंस को अगर पकड़ा गया ये कॉम्बैट में तो काफी एक इंटरनेशनल इंसिडेंट हो सकता है, इससे एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो इसीलिए उनको
क्विकली विड्रॉ किया गया। लेकिन बहुत उनका जो ये रोल था कारगिल ऑपरेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने सारे जो, जैसे मैं कह रहा था, ये माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट्स है। कोई एक आर्मी ऑफिसर कह रहे थे, ये देखिए माउंटेन गोड्स की तरह बिल्कुल ऐसे चढ़ जाते हैं सीधे रॉक फेस पे। बहुत एक्सपर्ट ट्रेंड है। ये चक्राता में जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां पे एक रॉक क्लाइंबिंग स्कूल है जहाँ पे उनको सारे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एयरबोर्न भी है, पैराट्रूपर्स भी हैं, तो मतलब 2 in 1 है। पैराट्रूपर्स भी हैं, रॉक क्लाइंबिंग में भी माहिर है, इसलिए उनको कारगिल में यूज किया गया है ये रोप्स टाई करने के लिए, जिससे वो हमारी जो फौज है ऊपर चढ़ जाता। तुर्तुक और वगैरह एरियाज में बहुत हाई माउंटेन्स थे, क्लिफ फेसेस बिल्कुल वर्टिकल थे, तो एसएफएफ वाले चढ़ के वहां पर उन्होंने रस्सियां बांधी थी, जिससे हमारे ट्रूप्स को मतलब आसानी से वो चढ़ सकते थे। तो उनका काफी ये हुआ। लेकिन ये पहली बार है, मैं एक्चुअली वापस आ रहा हूँ 2020 में, ये अगस्त 26 और 30 की रात, ये शायद पहली बार है जो चाइना के एलएसी पे उनको तैनात किया जा रहा है, जहां तक कि हमारे समझ में आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और भी सिग्नल कर रही है चाइना को कि देखिए हमारे ये दूसरे ऑप्शंस भी हैं, हमें मजबूर न किए करें कि हम ये इनको भी यूटिलाइज करें। संदीप, हमारे कुछ और सवाल हैं अभी को लेकर के, लेकिन दो सवाल हम पहले पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफी काम किया है इस सब्जेक्ट पे। मैं दो चीजों पे क्लैरिटी चाहता हूँ। एक आरएन काओ का आपने नाम लिया, एक नाम और था जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल था, बीएन मलिक, जिनका नाम लिया जाता है इस आइडिया के पीछे एसएसएफ के। और ये खूब चीज डिस्कस हुई है कि बीएन मलिक का भी अपना खुद का आइडिया नहीं था, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे कांटेक्ट किया, उन दोनों ने अपने इंटरेस्ट को देखा कि ये कहाँ अलाइन होते हैं, उसके बाद इस फोर्स के बारे में कल्पना की गई थी, सीआईए का नाम लेते हैं। ये ट्रायंगल क्या था, इंडिया यूएस चाइना, और क्या उसका बाय प्रोडक्ट था एसएसएफ? क्या हम उस बारे में कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल निखिल। सो जैसे 1962 में एक्चुअली यूएस और इंडिया के रिलेशंस बहुत क्लोज थे। खास करके जो लीडर्स थे हमारे, जो उनके जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और हमारे जवाहरलाल पंडित नेहरू थे, बहुत ही क्लोज पर्सनल फ्रेंडशिप थी उनकी। और जब ये चाइना ने इन्वेड किया तो हमने एक्चुअली मैसेजेस, ये एसओएस के मैसेजेस भेजे यूएस को, देखिए हमें मदद की सख्त जरूरत है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए हमें हवाई जहाज चाहिए, आर्म्स, एम्युनिशन वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें एक्चुअली हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे उस वक्त 1962 में। यहाँ तक कि हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग भी नहीं थी। हमारे जवान्स को, ये बहुत ही मशहूर है ये जो कथन है, बिल्कुल सही है, बहुत सारे जवान्स को उन्होंने समर यूनिफॉर्म्स में भेज दिया ऊपर, कि इतनी इमरजेंसी आ गई थी कि इन्हें टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। ये जब चाइना ने अक्टूबर में हमला किया था, टोटली अनप्रिपेयर्ड थे। तो इस एसओएस में यूएस ने काफी सारी जो हमारी मदद की, उन्होंने एयरक्राफ्ट भेजे, आर्म्स, एम्युनिशन, और उसके साथ उन्होंने सीआईए के कुछ एक्सपर्ट्स भी भेजे जो गिरिला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थे। और ये चाइना और ये टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल और सीआईए के कॉन्टैक्ट्स बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, 50s से। सीआईए अपनी मतलब अलग से वो ट्रेन कर रही थी टिबेटन गिरिल्लास को नेपाल में, और यूएस में भी उन्होंने एक बेस बना के उनको ट्रेन किया था। तो उनको एक्चुअली एक्सपर्टीज था कि कैसे टिबेटन गिरिल्लास को कैसे उनको फॉर्म करे। या तो उन्होंने इनिशियल ईयर्स में, बताया जा रहा है 1960 के बाद 1 या 2 साल उन्होंने काफी सारी मदद की हमारी की एसएफएफ को एस्टैब्लिश करने में, और एविएशन रिसर्च सेंटर जिसकी हमने पहले बात की है, जो एयरफोर्स है, उसकी सेटअप करने के लिए भी उन्होंने मदद की। और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका कभी नाम नहीं आता इसी डिस्कशंस में, जिनका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे एसएफएफ और एआरसी के एस्टैब्लिशमेंट में, वो है बीजू पटनायक, जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। इस नवीन पटनायक जी के फादर जो है, वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हीरो थे। उन्होंने काफी रिस्की मिशंस भी फ्लाई किए। तो उन्होंने एक्चुअली, वो और पंडित नेहरू बहुत क्लोज थे। उनका भी ये सजेशन था, देखिए
आप ऐसे कर सकते हैं, आपको एक कोवर्ट गिरिल्ला फोर्स की जरूरत है जो बिहाइंड एनिमी लाइंस फाइट करे। और आपको सोच ही सकते हैं 1962 में हम एक बहुत ही यंग रिपब्लिक थी, हमने एक्चुअली हमारी जो आजादी, हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये नॉन वायलेंट मीन्स से हमने जीत ली हमारी आजादी। तो शायद हमें इतनी फोकस नहीं थी मिलिट्री पे या ऐसे इस तरह की जो गुरिल्ला यूनिट्स की जो जो जरूरत पड़ सकती है चाइना के खिलाफ। जो हम बात कर रहे थे 1950 से इंडियन आर्मी बात कर रही, देखिए आगे चल के चाइना के साथ हमें कुछ मिलिट्री इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसकी क्या कंटिजेंसी प्लान है शायद उन्होंने पूरी तरह से वर्कआउट नहीं किया। लेकिन उनके हमला करने के बाद फिर उन्होंने इस तरह से बहुत सारे कंटिजेंसी प्लान बनाए, जिनमें से एक था एसएफएफ। और यहाँ पे आते हैं सीआईए का रोल आता है, जो आईबी बीएन मलिक की जो आपने बात की है, उनके जो अंडर थे आरएन काओ, एक उस वक्त एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे, लेकिन वो नंबर 2 या शायद नंबर 3 थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और तो इन सारे ऑफिसर्स ने बैठ के सीआईए के साथ कोऑपरेट करके इसका गठन किया। और उनकी जो सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया था उन्होंने सीआईए को, उनको ये कहा गया था, देखिए ये जो हमारी जो कोऑपरेशन है ये बिल्कुल कभी पब्लिक नहीं करना चाहिए, इसको कभी बाहर नहीं आना चाहिए। और ये इतनी सीक्रेट है ऑर्गेनाइजेशन, मैं बात कर रहा था लोगों को कि आप टीवी पे आओगे या आप एक स्काइप चैट कर सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ज्वाइन करने वक्त हमने एक एक्चुअली अंडरटेकिंग साइन किया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसे रहने दो। तो इसीलिए इसी वजह से आप सोच सकते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे सीक्रेट रखना आप सोचते हैं कि कभी बहुत इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि हम इतने बात करते रहते हैं फुल, लेकिन इस एक ऑर्गेनाइजेशन को, काफी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने ऑलमोस्ट 60 साल तक आपने उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा। आज तक किसी ने एक किताब नहीं लिखा है इसके बारे में, या कोई आर्टिकल्स भी बहुत कम आए हैं इस पे। जो भी आपने रेफरेंसेस देखे ये शायद छोटे एनेक्डोटल रेफरेंसेस हैं। मतलब जो लिस्ट लोग पैरामिलिट्रीज की बनाते हैं उसमें बस एक और एंट्री होती है, मेरी जनरेशन ने अपनी लाइफ टाइम में कभी एसएसएफ नहीं। बिल्कुल। और इसको एक जैसे मैं कह रहा था पहले कि एक इसकी जो जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं, खासकर कि जब चाइना से आप डील कर रहे हो, 30 साल आपने पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात की है, अगर ये सारी चीजें बाहर निकल आए तो फिर इससे काफी एम्बैरेसमेंट हो सकता है सरकार को, इसीलिए शायद उन्होंने इसको सीक्रेट रखा। लेकिन अब जब चाइना ने हम प्रोवोक किया है हमें और आके प्रीएम्प्टिवली उन्होंने फौज डिप्लॉय कर दिया है, हमें एक तरह से जैसे सरकार कहती है कि हमें धोखा दिया गया है, तो फिर जो भी ऑप्शंस हैं सरकार के पास उनको वो अप्लॉय इस्तेमाल कर सकते। संदीप, हम अब आने चाहते हैं उन सवालों पे जो 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 ताजा स्थिति से ज्यादा संबंध रखते हैं। अब हमारे पास, जैसे कि आपने कहा, एक बार्गेनिंग चिप है, हम कमांडिंग हाइट्स पे हैं थिएटर में, उसी जगह पे। नॉर्थ बैंक पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन साउथ बैंक पर हम अब बहुत ही इन स्ट्रेंथ हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। ये बार्गेनिंग चिप कितना काम आ सकता है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन बहुत सारी जगहों पे है। पैंगसो में आपके पास में फिंगर्स पे है, आपके गोगरा पोस्ट में कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। देपसांग एक अलग मैटर आप कहते हो, लेकिन फिर भी रियलिटी यही है कि आप देपसांग में अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक के नहीं जा पा रहे हैं। चीन ने वहां पे अतिक्रमण कर रखा है। हम कितना मना पाएंगे चीन को इस एक बार्गेनिंग चिप से? ये कहना मुश्किल है निखिल, क्योंकि I cannot speak for the Chinese. I don't know उनकी क्या बार्गेनिंग पोजीशन, क्या स्थिति, उनकी अंदरूनी स्थिति क्या है, हमें आज तक पता नहीं है कि क्या हमें सुनने में आता है कि वहां पे एक लीडरशिप स्ट्रगल है शी जिनपिंग और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। वहां पे बहुत सारा फैमिन्स है और फ्लड की वजह से काफी सारा अनसेटलमेंट हो गया उधर, और इंटरनल अनरेस्ट है बहुत चाइना में। तो हमें उनकी कंपल्शंस पता नहीं। और फिर ये आप यूएस को ही देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे जो मिसाइल टेस्ट हुए रिसेंटली, चाइना को ये डर है कि यूएस इलेक्शन से पहले शायद डोनाल्ड ट्रंप आके कोई मिलिट्री एक्शन ना कर दे हम पर। तो ये भी एक ये है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें पता नहीं है कि क्या उनकी मनस्थिति क्या है इस वक्त। लेकिन जहां तक कि मेरा मानना है
चाइना अब भी 2020 सितंबर में बहुत सारे फ्रंट्स नहीं खोलना चाहेगी। ताइवान फ्रंट तो है ही, साउथ चाइना सी में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और आप यहाँ आके इंडिया की तरफ वाली जो बॉर्डर है वहां पर भी आपने ये किया। तो एक साथ आपने बहुत सारे फ्रंट्स खोल दिए। और पिछले हफ्ते तक आपको जो लग रहा था कि इंडिया मान जाएगी, उन्होंने टॉक्स का ये किया है कि हम टॉक्स ही करते रहेंगे, और फिर अचानक उन्होंने स्थिति बदल दी है 29 और 30 को। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी कंपेलिंग सिचुएशन उनको जो है। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में इतने सारे स्टेटमेंट्स एक साथ मैंने कभी नहीं देखे। ये पिछले 100 से भी ज्यादा दिन जो हुए हैं, गलवान को छोड़ के, गलवान एक बहुत ही एक अनयूजुअल फ्लैश पॉइंट है जहां लोगों की जानें गई हैं, हमारे जवान शहीद हुए। उसको हटाकर अगर आप बाकी स्थिति को देखोगे तो आज तक मैंने 24 घंटे के अंदर इतने सारे चाइनीज स्टेटमेंट्स नहीं देखे जो पीएलए ने इशू किए हैं, उनके वेस्टर्न थिएटर कमांड ने इशू किए, फॉरेन मिनिस्ट्री ने इशू किए, चाइना की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वहां से स्टेटमेंट्स आए। तो एक साथ इतने सारे स्टेटमेंट्स सिर्फ हमें ये दिखाती है कि शायद वो देवर टेकन बाय सरप्राइज। तो वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये जो एक्शन है। और जो हमने जो किया है, एक्चुअली वी शुड नॉट ग्लोट ओवर। मैं एक बहुत ही एक सीजन जनरल से बात कर रहा था, वो देखिए जो हमने किया है एक बहुत बड़ी चीज की है हमने। पॉलिटिकल डिसीजन है आर्मी को हाइट्स पे डिप्लॉय करने का, और इट विल बी बेटर इफ यू डोंट ग्लोट ओवर इट। हम ज्यादा इसको ये नहीं करें, और प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल, यू शुड गिव इट एंड यूज इट एज अ बार्गेनिंग टूल विद द चाइनीज कि आप देखिए हमने अब ये कर दिया, नाउ इट इज बेस्ट दैट वी विड्रॉ म्यूचुअली। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू से जो कहती आ रही है कि अप्रैल 2020 की जो पोजीशंस थे आप बिल्कुल उसी पे चले जाएं, हम उसके आगे नहीं मानेंगे। आपकी जो फिंगर 4 वाली जो पोजीशन आपने लिया, हम इट इज बिल्कुल अनटेनेबल। अगर ये नहीं होता है तो फिर आप देखेंगे कि चाइना को भी बैठना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे हम तो बैठेंगे ही, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय फौज, इंडियन आर्मी जो है, जहां भी सरकार उनको डिप्लॉय करेगी वो वहीं पे बैठे रहेंगे। सियाचिन में 35 ईयर्स से हम बैठे हैं, कोई आर्मी डिप्लॉयड नहीं है इस हाइट पे जितनी हाइट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है सियाचिन में। अगर आप सोच सकते हैं 35 साल से अगर आप सियाचिन में बैठ सकते हैं, तो फिर ये पंगोंग सो, साउथ बैंक वगैरह, ये तो मतलब एक पिकनिक स्पॉट जैसा होगा उनके लिए। तो हमें अगर आगे देखना होगा कि क्या चीन विंटर के थ्रू इसी तरह डिप्लॉय करना चाहेगी, जो 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 कि उन्होंने आज तक किया नहीं है। लद्दाख किसी को कभी फॉरवर्ड डिप्लॉयड नहीं हुए हैं इस पूरे हमारे जो जब से 1962 वॉर हुई है, वो इतनी लार्ज नंबर्स में फॉरवर्ड डिप्लॉयड नहीं हुए हैं। तो उनके लिए भी एक टेस्ट है, क्या वो ये कर सकते हैं? हम तो करते आ रहे हैं, काफी साल हो गए, क्या वो कर पाएंगे ये? तो ये सारे जो हैं ये सारी विडंबनाएं हैं जो उनके मन में से गुजर रहे होंगे। वेस्टर्न थिएटर कमांडर के बारे वो सोच रहा होगा इसी वक्त कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें ये ऑफर लेके चुपचाप विड्रॉ करना है या फिर हमें बैठे रहना चाहिए। संदीप, हम अभी जैसे कि आपने बताया कि सीजन और टेरेन दोनों की काफी ज्यादा पेनल्टीज है वहां पे, हमारे लिए भी है, चीन के लिए भी है। चीन के लिए पहली बार होने वाला है। एक पेनल्टी और डिस्कस हो रही है, ये कहा जा रहा है कि चीन को भी 29 और 30 अगस्त की रात को नुकसान पहुंचा है। हमारी क्या जानकारी है, क्या चीन की तरफ से किसी सैनिक, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, न बताने वाले, लेकिन क्या वहां से भी किसी सैनिक की जान गई है, कोई सैनिक की आई हुआ है, या जो कैप्चर्स के बारे में बात चल रही? कुछ बड़े सीनियर वेटरन्स ने भी ट्विटर पे लिखा है। निखिल, एक्चुअली द सिचुएशन इज सो फ्लूइड कि हम कुछ ठीक से कुछ कह नहीं पा रहे। बहुत सारा जो डिसइंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहा है। जैसे कि आपने आज देखा ही होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि ताइवान में एक चाइनीज सुखोई मार गिराए वहां पर, और फिर कुछ ही देर बाद ताइवानीज मिलिट्री ने आके स्टेटमेंट इशू किया कि ये फेक न्यूज था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो एक्चुअली हमें जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इसके तौर पे हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि चीन की जो कोई सेना है कैप्चर्ड है, या वहां पे इंडीड कुछ एक वायलेंस हुई या फायरिंग हुई या जिससे लोगों की जाने गई है। ऐसे कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अब तक नहीं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया में कि
प्रिजनर ऑफ वॉर कैप्चर हुए हैं और वहां पे फायरिंग भी हुई और लोगों की ऐसे जाने भी गई, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है इस वक्त हमारे पास। और क्योंकि एक वॉर जोन है और एक ऑपरेशनल जोन है, एक बहुत ही अलग किस्म की एक ऑपरेशन है, नॉर्मल वॉर सिचुएशन नहीं है। इसीलिए हम एक्चुअली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल सोर्सेज जानकारी नहीं है, तो हम दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि पक्की जानकारी का इंतजार कीजिए, अटकलों पर भरोसा मत कीजिए, अटकलों को आगे भी मत बढ़ाइए। संदीप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग के लिए मॉस्को पहुंचे हुए हैं। वो जो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में उनकी बैठक है। एससीओ में नॉर्मली बायलैटरल टॉक्स नहीं होते हैं, लेकिन इस बार एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से की तरफ से कि वो मिलना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। इस बैठक में क्या हो सकता है, पहली चीज। और दूसरा सवाल ये कि चाइना को भारत में परंपरा रही है कि चाइना के जो मैटर्स होते हैं उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री डील करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक होगी या अगर होती है चीन के रक्षा मंत्री की, तो उसमें क्या निकल के सामने आ सकता है? निखिल, ये हमें कुछ पता नहीं है इस वक्त, क्योंकि अभी कुछ 1 घंटे के बाद जब अब है बिल्कुल आधे घंटे में उनकी मीटिंग जो है शुरू होने वाली है मॉस्को में। लेकिन जहां तक कि हमें पता है कि ये मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं था और ये चाइनीज साइड से चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वे फेंगी जो है वहां पर एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने मांगे हैं, उनके तरफ से ये रिक्वेस्ट आया मीटिंग के लिए, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये भी हो सकता है निखिल, ये हमें कंफर्म नहीं है, ये भी हो सकता है कि रशिया एक पीस मीटिंग ब्रोकर कर रही है दोनों साइड्स के बीच में, इंडिया और चीन के बीच में। देखिए, एक ऑनरेबल एग्जिट आप डिसाइड कर सकते हैं एक वेरी हाई लेवल पे। अभी तक फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर किसी लेवल पे बात नहीं हुई है दोनों साइड्स में, और एनएसए और वांग यी की बात हुई है और फॉरेन मिनिस्टर की भी बात हुई, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने अब तक बात नहीं किया। तो शायद ये भी हो सकता है कि कुछ वाया मीडिया निकाल रहे हो, डी एस्केलेशन की जो बातें कर रहे थे, किसी हाई लेवल पे ले सकते हैं उसको। और इसकी टाइमिंग भी आप देख लीजिए, जैसे ऑपरेशन हो गए 29 और 30, और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद रक्षा मंत्री राजनाथ जी वहां पहुंचते हैं मॉस्को और बातें होती है। तो इस वक्त जो है मामला काफी सेंसिटिव है, इसीलिए कुछ खास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक कि हमारी जो हम एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं कि शायद बातें तो इसी पे होगी और कोई बातें नहीं कर सकते हैं। टॉपिक अभी यही है, टॉपिक तो यही है कि इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में है। वहां लोडेड गन्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, आर्टिलरी भी है और हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। तो आप क्या इसको प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे या फिर इतने हाई लेवल पे है, बहुत कम ऐसा मौका मिलेगा आपको कि इसको डिस्कस करके फिर इसको क्वाइटली आप विड्रॉ करके एक दोनों साइड विक्ट्री डिक्लेयर करके विड्रॉ करें? तो शायद ये भी हो सकता है। और ये आप देख लीजिए, जो मॉस्को में मीटिंग है न्यूट्रल ग्राउंड पे है, इंडिया में नहीं है और चाइना में नहीं है, तो दोनों साइड्स को मतलब कोई लॉस ऑफ फेस नहीं होगा इससे। और आप एससीओ के बहाने अगर आप वहां पे जाके टॉक्स करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर कोई नतीजा नहीं निकला इससे तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक रूटीन मीटिंग है। तो कैसी मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क करती है हमें इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मौका तो है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। और एक थोड़ी तकलीफ और आपको देना चाहते हैं, बहुत लंबा शूट हो गया है, लेकिन आप ही बता सकते हैं कि इस तरह के सवालों के जवाब आपके पास होते हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर हमारे व्यूअर्स भी सर्च करेंगे इस टॉपिक को, तो रशिया और चाइना का टैंगो का मतलब वो दिखता रहा है आपको पीछे से। जो चाहे उनका डिफेंस कोऑपरेशन हो, उन्होंने बॉर्डर्स भी सॉर्ट आउट कर ली है, उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी बड़ा है। तो क्या इन 3 देशों के बीच में, भारत, चीन और रूस, क्या रियलिटीज और जो इक्वेशंस हैं उनको कोई चोट पहुंची है या उनमें किसी तरह का कोई रीड्रॉइंग हुई है ऑफ इक्वेशंस? क्योंकि
उन दो देशों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध हमने इन दिनों देखे हैं। आप लगा लीजिए कम से कम इन 2 डेकेड्स में तो हम देख ही रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उनकी उन दो देशों की दोस्ती को, और हमारी जो चीन और हमारे जो रूस के साथ में दोस्ती है उसे? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। जो इंडिया और रशिया तो बहुत पहले से दोस्त हैं, सोवियत यूनियन के टाइम से, और फिर रिसेंटली अभी पिछले 20 साल से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बहुत ही क्लोज हैं। और रशिया जो हमें टेक्नोलॉजी देती है कोई और देश नहीं देता, वो तो ऑलरेडी इट इज नोन। और ये चाइना और रशिया के जो संबंध है, पहले जो था इट वाज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, और अब चल के इट हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रेट की वजह से रशिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स को एक थ्रेट मानती है, चाइना भी इसको एक थ्रेट मानती है। लेकिन चाइना और रशिया पहले एनिमीज थे, लेकिन अब जो इनके एक कॉमन थ्रेट आ गया है नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स का, इसीलिए वो अब क्लोज हो गए हैं। और उनकी जो रिलेशनशिप है, जैसे मैं कह रहा था कि रशिया स्ट्रेटेजिक एलाय है हमारी, लेकिन चाइना जो है हमारी जो है स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। जी हाँ। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो जिसे हमें मैनेज करना होगा। और इसीलिए इस सारे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भारत हमेशा भाग ले रही है, क्योंकि रशिया की वजह से, सिर्फ रशिया की वजह से, कि हम उनको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देखिए, हम यूनाइटेड स्टेट्स कैंप में पूरी तरह नहीं गए, हम एक मल्टीलैटरल तौर पे सारे जो है हमारी जो कंट्रीज हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या हमारे जो इंटरेस्ट में, सब उनके साथ हम इक्वल इस पे डील करेंगे। लेकिन आगे चलकर इससे बहुत डिफिकल्टीज पैदा होंगी। ऑलरेडी इट इज बिकम एविडेंट, जैसे कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में अगर कोई एक से प्रॉब्लम हो जाए तो फिर एससीओ का क्या होगा? इस ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी रिडंडेंट, क्योंकि ना एससीओ में ना सिर्फ चाइना है, पाकिस्तान भी है वहां पर। तो क्या इंडियन ट्रूप्स चाइना और पाकिस्तानी सेना के साथ एक्सरसाइज करना पसंद करेगी जब आप यहाँ लद्दाख में आप एक 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, जो जिसपे एक फ्रंट पे चाइना है और दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान है? तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठते हैं हमारे पार्टिसिपेशन में, इस तरह के मल्टीलैटरल बॉडी जहां पे चाइना और पाकिस्तान प्रेजेंट है। हम इसमें इसीलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि रशिया की वजह से। और अगर आगे चलकर ये एक्चुअली एक बिल्कुल एक सिनारियो में बता रहा हूं, अगर आगे चलकर अगर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो संबंध बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं, आज तक पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, ये क्राइमिया की वजह से, और वो जो यूएस इलेक्शंस की जो एलिगेशंस है वो हैकिंग करने की वजह से, वो सारे जो, अगर किसी कारणवश इनकी रिलेशनशिप्स में सुधार आ जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि देन इट विल मेक लाइफ इजियर फॉर अस वीज़ावी इंडिया एंड रशिया। लेकिन ये बहुत आगे चलकर है, जो रशिया, सारे जो देश सारे जो देश इस इक्वेशन में सारी अपनी इंटरेस्ट परस्यू कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इंटरेस्ट परस्यू कर रही है, इंडिया अपनी इंटरेस्ट परस्यू कर रही है, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट की परस्यूट में है। तो इसीलिए जैसे आपने देखा होगा S-400 के जो मामला सामने उठाया था, तो हमने एक्चुअली वी वेंट अहेड विद इट सेइंग दैट देखिए, इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी नीड है इस तरह के एयर डिफेंस मिसाइल, तो हम खरीद रहे हैं एट द रिस्क ऑफ टेकिंग ऑन यूएस सैंक्शंस। और यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझ में आया कि देखिए, ऐसे हम इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते। तो ये जो एक टैंगो जो है इंडिया, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टैंगो है जो हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा आगे चलकर 10-20 साल। एक आखिरी सवाल संदीप, आज के रखवाले में बड़ा लंबा एपिसोड है। सीडीएस बिपिन रावत सबसे सीनियर ऑफिसर हैं इंडियन मिलिट्री में फिलहाल, उन्होंने कॉड को बैक किया है, और एक बहुत सीरियस चांस अब बताया जा रहा है कि कॉड इस साल का शायद भारत में ही होगा। हम ये समझना चाहते हैं कि बिपिन रावत के ये दूसरा स्टेटमेंट है जिसने इस हफ्ते न्यूज बनाई है। पिछला स्टेटमेंट मिलिट्री ऑप्शन का था, वो हमने देख लिया अभी लद्दाख में,
अब वो कह रहे हैं कि क्वाड इज अ गुड आइडिया, और इस तरह की अटकलें चल रही कि क्वाड भी हमारे यहाँ हो सकता है। तो बिल्कुल जो आप अभी बात कर रहे थे कि एक रूस को डर है, चाइना को भी डर है कि हम यूएस की तरफ चले जाएंगे। अब ना सिर्फ यूएस बल्कि यूएस के दोस्तों के साथ बैठने की बात हो रही है, और वो एक फुल फ्लेजेड नेवल एक्सरसाइज भी हो सकती है। कितनी संभावना है इसकी, और अगर ऐसा होता है तो इसमें हमारे लिए क्या है? निखिल, क्वाड जो है पहले इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी हमारे लिए जितना कि मई 2020 के बाद जो हो गई है। अब चाइना जो है बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ परेशान कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में। तो ये क्वाड का जो आइडिया है प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का था, जो जापान के जो प्रधानमंत्री रहे। और लेकिन हाल ही में ये मई के बाद हमें एक्चुअली इसका जो है महत्व समझ में आया कि चाइना को अगर आप डिस्ट्रैक्ट करके रखना हो तो फिर एक अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जो है चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया। ये चार जो पावर्स हैं एशिया में, इनको एक साथ आना पड़ेगा। और जहां तक कि मेरे समझ में आता है, ये एक ही जगह जहां पर वो इफेक्टिव है, ये इंडो पैसिफिक में है। चाइना और ये लद्दाख वाला जो सिचुएशन है उसमें क्वाड का उतना इम्पोर्टेंस, थिएटर का ज्यादा, उस लैंड थिएटर में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह सकता है जितना कि मैरीटाइम थिएटर में है। क्योंकि इसमें चारों देशों के नेवीज जो हैं इंडो पैकों में ऑपरेट करते रहते हैं। और अभी आके मलबार 2020 जो एंड ऑफ द ईयर पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा काफी सालों बाद जो जिनमें चारों नेवीज एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। इससे मतलब इट इज वेरी सिंबॉलिक कि आप चार नेवीज आ रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि आप किसी पे अटैक करोगे या ऐसा हमला करने वाले हो या ऐसा कुछ, ये नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि आपकी जो वॉरशिप्स हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट है, सब आप इंटरऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कि अगर फ्यूचर में अगर हो सकता है कोई ऐसी एक इमरजेंसी आ जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स आके ऑपरेट कर सकती है आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया के जहाज हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं, और जापान की जो है वॉरशिप्स ऑपरेट करेंगे। इससे मैसेजिंग जाती है चाइना को कि आप बुली नहीं कर सकते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, गन बोट डिप्लोमेसी आप कर रहे हो साउथ चाइना सी में, इससे नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, ये आप कह रहे हो उनसे साफ। क्वाड की फॉर्मेशन के पीछे सिर्फ यही एक ज्यादा एक मैसेज जो जाता है चाइना को, ये कि आपकी तानाशाही इस पे नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। यहीं पे हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। एक सवाल सिर्फ मैंने रखा है आज, क्योंकि वो हमें थोड़ा अच्छा लगा। आशीष कौल है हमारे एक व्यूअर, उन्होंने पूछा है कि, और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि भारतीय सेना ने बहुत सारे हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं अलग अलग लड़ाई में, और वो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं जिसमें उग्रवादी पकड़े जाते हैं उसमें भी करते हैं। इन हथियारों का क्या होता है, और स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हैं कि 1965 और 1971 में जो हथियार जमा हुए थे उनका भारत ने क्या किया। मतलब लोगों के इस तरह के बड़े सवाल होते हैं। सद्दाम हुसैन ने जो मतलब ईरानी ट्रूप्स थे उनके हथियार गला के वो बड़ी बड़ी 2 तलवारें बनाई थी, तो बाद में फिर यूएस ने उनको डिमोलिश किया। इस तरह के सवाल भारत में भी होते हैं कि हम क्या करते हैं जो वेपन्स हमने सीज किए हैं अपने एनिमीज से और इंसर्जेंट से, जिनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे वेपन्स, काफी सारे, मतलब हमारे जो रिकॉर्ड है इंसर्जेंसी फाइट करने का, 50, 60, 70 साल से हम इंसर्जेंसी फाइट करते आ रहे हैं। बहुत सारे वेपन्स रिकवर किए, और मैंने खुद देखे ये बादामी बाग कैंटोनमेंट जो है श्रीनगर में, एक समय पे 10,000 AK-47 सीज करके उन्होंने डिस्प्ले किए थे वहां पर। तो मतलब 10,000 से ज्यादा है। पिक्चर कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। पिक्चर है मेरे पास, एक्चुअली मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा, तो एक कैप्चर्ड आर्म्स म्यूजियम है जो मैं गया था, इंसर्जेंसी के पीक पे वो दिखाते थे जर्नलिस्ट को कि इतने सारे हथियार है, इतने हथियार है कि एक वक्त वो एक्चुअली पूरी एक इंडियन आर्मी के डिवीजन को एक्यूप कर सकते थे। इतने सारे उन्होंने हथियार कैप्चर किए थे। और ये सारे जो हथियार है आप सोच नहीं सकते, सारे अफगानिस्तान के, जो अफगान वॉर खत्म होने
जो के बाद कम करके गए थे, सारे जो हथियार हैं वहां पर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि आप अगर आप टाइमलाइन देखोगे 1988 में सोवियत विड्रॉल हो जाता है अफगानिस्तान से, और 1989-90 में इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। सो सारे हथियार जो पाकिस्तान ने ये पकड़ के रखे थे वहां पर सप्लाई करने के लिए, उन्होंने सारे डाइवर्ट कर दिए। तो ये सारे हथियार हमारे पास आए, और उस वक्त काफी सारे हथियार जो मेरे समझ में आ रहा था कि उनको उनकी जो नंबर्स मिटाकर री इश्यू किए गए इंडियन आर्मी ट्रूप्स को। अच्छा, बहुत सारे कैप्चर्ड हथियार हैं, पुलिस में दिए गए थे, पैरामिलिट्री में दिए गए थे, और इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमारी नंबर्स इतने ज्यादा है और हमें बहुत सख्त जरूरत थी इस तरह की AK-47 टाइप की जो हथियारें थे, तो इनको री इश्यू किया गया था बहुत सारे ट्रूप्स में। और जो बाकी सारे जो कैप्चर्ड हथियार हैं जो हम यूज नहीं कर, नॉन स्टैंडर्ड जो पैटर्न है, उसको म्यूजियम्स में डिस्प्ले किया जाते हैं। इन्फेंट्री म्यूजियम है इधर माओ में, वहां पे डिस्प्ले है। काफी सारे आर्मी यूनिट म्यूजियम्स है, वहां पे डिस्प्ले किए जाते हैं। और फिर ऑर्डिनेंस डिपोज है, वहां पे रखे जाते हैं। तो एक्चुअली सवाल इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आज मैं रखना नहीं चाहता था, वरना कोई बिल्कुल। तो वी हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ये जो वेपन्स है, हथियार जो है इंसर्जेंसी रिलेटेड, मैं नॉर्मल वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसर्जेंसी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो, जैसे मैं कह रहा था कि री इशू किए जाते हैं, काफी पुलिस यूनिट्स को दिए जाते हैं, पैरामिलिट्री में, और फिर बहुत सारे जो है ऐसे गोडाउनों में रखे जाते हैं। किसी ने आज तक ऐसे कोई एक इन्वेंट्री नहीं बनाई है कि कितने हथियार एक्चुअली आए थे, कितने कैप्चर किए गए थे। हमने ऐसे कोई रिसर्च नहीं किया। ये एक्चुअली एक रिसर्च का विषय होना चाहिए कि कितने हथियार आए हैं और उनकी क्या लोकेशंस हैं। शायद उनको जियो टैग भी करना चाहिए। ये एक्चुअली एक प्रपोजल था एक बहुत ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, कि सारे जो हथियार आते हैं जो हम बनाते हैं और जो हम पकड़ते हैं, उनको सारे जियो टैग करना चाहिए, कि हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या, इसकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ गई है, कहाँ से आई है वगैरह। आप मॉनिटर कर सकते हैं इनकी। संदीप, बहुत सारी बातें एसएसएफ के बारे में हुई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल दलबीर सिंह सुहाग भी आर्मी चीफ होने के पहले एक बार आईजी एसएसएफ रहे हैं जी। हाँ, तो एक ये भी जो बात चल रही थी कि इंडियन ऑफिसर होती है एसएसएफ, तो जो सीनियर मोस्ट रैंक पे होते हैं वो भी मेजर जनरल रैंक के होते हैं। मेजर जनरल रैंक है जो उनको आईजी बनते हैं वहां जाकर के, आईजी बन के इंस्पेक्टर जनरल एसएफएफ बनते हैं। तो जैसे एआरसी जो एविएशन रिसर्च सेंटर है, वो भी एक एयर वाइस मार्शल के अंडर आती है, जो ऑपरेशंस इंचार्ज जो है वो एयरफोर्स ऑफिसर है, और यहाँ एसएफएफ जो है आर्मी जनरल जो है इंचार्ज। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, इस लंबी बातचीत में हिस्सा लेने का। आपने काफी अच्छी से समझाया। जो लोग पूरा इस एपिसोड को देखने वाले हैं उन्हें काफी जानकारी मिलने वाली है। अब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे आप संदीप पुनिथन की किताब ऑपरेशन एक्स खरीद के पढ़ सकते हैं। बड़ी बढ़िया किताब है। और संदीप पुनिथन ने हाल ही में क्लॉड हापी के साथ भी एक साक्षात्कार किया है। हम उसका पिछले बार लोग बहुत डांट लगा रहे थे, मैंने एक आर्टिकल का लिंक शेयर करने के लिए कहा था, नहीं लगाया था, लेकिन इस बार हम लोग देने वाले हैं। आप दोनों चीजें पढ़ सकते हैं। किताब का लिंक भी हम आपको दे रहे हैं और हम आपको क्लॉड हापी वाले इंटरव्यू का भी लिंक दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया उन दर्शकों का जिन्होंने रखवाले का ये एपिसोड देखा है। थैंक यू।